आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएसए का है, वो है कन्फेशन। कन्फेशन सेक्शन 22 टू 24 में बताया गया है। कन्फेशन को डिफाइन किया गया था पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस में लॉर्ड एटकिन के द्वारा। A confession must either admit in terms the offense or at any rate substantially all the fact which constituted an offense. Confession का basically मतलब होता है acknowledgement of guilt, अपने guilt को acknowledge करना, उसे ही हम confession कहते हैं। कन्फेशन में दो तरह के स्टेटमेंट को इंक्लूड किया गया है, इनकल्पेटरी वो स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट का मतलब हुआ जो इनक्रिमिनेटिंग नेचर का हो। सपोज आई किल्ड बी, मैंने बी को मारा, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे अपने आप जो ऑफेंस है उसको एक्नॉलेज कर रही हूँ। और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट शो करता है कि मैंने मारा तो उसे, बट मैं जो है प्राइवेट डिफेंस में मैंने उसे मारा, तो ये कहीं ना कहीं आपका इनोसेंट जो है इनोसेंस वो प्रूव कर रहा हो। वैसे स्टेटमेंट को एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। तो कहा गया कि सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहला केस लॉ था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें कहा गया एक कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ होल एंड रिजेक्टेड एज अ होल एंड द कोर्ट इज नॉट कम्पिटेंट टू एक्सेप्ट ओनली इनकल्पेटरी पार्ट एंड रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी पार्ट। कन्फेशन जो है जब भी लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वो पूरा लिया जाएगा, ना कि जो है और जब रिजेक्ट भी करेंगे आप तो उसे होल रिजेक्ट करेंगे। एंड अ कोर्ट इज नॉट कम्पिटेंट, कोर्ट कम्पिटेंट नहीं है कि वो सिर्फ इनकल्पेटरी पार्ट जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर का है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो जिससे एक्सकल्पेटरी पार्ट जिससे कहीं ना कहीं एक्यूज का इनोसेंस प्रूव हो रहा है वो आप रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। फिर निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया, कोर्ट हेल्ड दैट इफ दिस एक्सकल्पेटरी पार्ट इज अनरिलायबल एंड इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर एविडेंस द कोर्ट कैन रिजेक्ट इट एंड रिलाई ऑन इनकल्पेटरी पार्ट। कोर्ट ने कहा निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कि अगर एक्सकल्पेटरी पार्ट अनरिलायबल है और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे सबूतों को, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकता है और इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस थे इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी से रिलेटेड। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ कन्फेशन। सबसे पहला प्रकार जो है वो है जुडिशियल कन्फेशन। वैसा कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, और ये एक ऐसा कन्फेशन के बेसिस पे जो है कन्विक्शन भी हो सकता है, और ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहलाता है। दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वो कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के अदब के अलावा जिसके पास भी किया जाए वह उसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, और ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है, और इस एविडेंस पे आप रिलाई करके कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं अनलेस इट इज कोरैबोरेटेड। तीसरा प्रकार है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ऐसा कन्फेशन जिसमें स्टेटमेंट एक्यूज के द्वारा ट्रायल के पहले दिया गया हो कि हाँ उसने ये ऑफेंस कमिट किया था, लेकिन बाद में वो आगे चल के उस कन्फेशन से रिप्यूडिएट कर जाता है। वैसे कन्फेशन को हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है रिट्रैक्टेड कन्फेशन से रिलेटेड, उसे देखते हैं। प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। द कोर्ट ऑफ इंडिया हैव हेल्ड दैट व्हाइल देयर इज नो लीगल बार अगेंस्ट कन्विक्टिंग एन एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अगर किसी ने रिट्रैक्टेड कन्फेशन कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ लीगल बार है कि अगर वो कर दिया तो उसे सजा हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। As a matter of prudence, the court should insist on corroborated from independent source. लेकिन कोर्ट को जब भी रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, कोर्ट को उस एविडेंस को इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ कोरैबोरेट करना चाहिए, तभी उस रिट्रैक्टेड कन्फेशन को माना जाएगा। ये है हमारा 3 टाइप्स ऑफ कन्फेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे कन्फेशन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कन्फेशन से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हमारा कन्फेशन से रिलेटेड है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 ऑफ बीएसए जो है सेक्शन 3 सेक्शन जो थे इंडियन एविडेंस एक्ट के उनको मिलके बनाया गया है, जो कि था सेक्शन 24, 28 और 29। सेक्शन 22 कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion या प्रॉमिस से कॉज हुआ है वैसे कन्फेशन क्या होंगे, इररिलेवेंट कहलाएंगे।
और एक्यूज ने ऐसा कन्फेशन क्यों किया है? एक्यूज ने ऐसा कन्फेशन किया किसी एडवांटेज को गेन करने के लिए या किसी एविल को अवॉइड करने के लिए, तो वैसे कन्फेशन क्या होंगे? इररिलेवेंट कहलाएंगे। आते हैं आगे, इसका पहला प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। कहता है कि जो भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन या प्रॉमिस से किया गया और उसका जो इम्प्रेशन है कन्फेशन पर से, उसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो वैसा कन्फेशन पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? रिलेवेंट होगा। दूसरा प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट merely because it was made under a promise of secrecy, deception practiced on the accused person when he was drunk. It was made in answer to question which he need not have answered. He was not warned that he was not bound to make such confession। कहता है कि ये सारे 5 तरह के जो चीज़ दिए गए हैं, इन ये सारे करने से ऐसा नहीं है कि कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर कन्फेशन जो है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे किया गया है तो वो रिलेवेंट होगा। एक्यूज़ कहता है कि नहीं, मैंने जो है उससे सीक्रेट बोला था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा कन्फेशन को वो सीक्रेट रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि वैसा कन्फेशन को अगर बोल दिया तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। नहीं, वो इररिलेवेंट नहीं होगा बल्कि वो रिलेवेंट कहलाएगा। एक्यूज़ कहता है कि मेरे साथ छल हुआ और छल होने के कारण मैंने कन्फेस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा कन्फेशन भी रेलेवेंट होगा। व्हेन ही वाज ड्रंक, जब एक्यूज ड्रंक था, ड्रंक के सिचुएशन में ही उसने कुछ कन्फेस कर दिया, तो वैसा कन्फेशन भी क्या होगा? रेलेवेंट होगा। वो कहता है कि कन्फेशन करने के पहले मुझे वार्न नहीं किया था, आपने मुझे बोला नहीं कुछ भी और मैंने कन्फेस कर दिया, तो वो इसका जो है एक्सक्यूज नहीं ले सकता है। ऐसे कन्फेशन भी क्या होंगे? रेलेवेंट कहलाएंगे। तो सेक्शन 22 हमें 3 चीज़ के बारे में बताता है। सबसे पहला कि कन्फेशन जो है अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन और प्रॉमिस से किया गया हो तो वैसे कन्फेशन क्या होंगे? रेलेवेंट, इररिलेवेंट हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि अगर वैसे कन्फेशन में उनका जो इम्प्रेशन है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस का, वो अगर आप रिमूव कर देते हैं तो वैसे कन्फेशन पूरे तरीके से रेलेवेंट हो जाएंगे। और तीसरा वो कहता है कि अगर आप प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में, डिसेप्शन में आपने कोई कन्फेशन किया है तो वो इररिलेवेंट नहीं होगा बल्कि वो रेलेवेंट ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 23 की ओर। सेक्शन 23 कहता है कन्फेशन किसके समक्ष? पुलिस ऑफिसर के समक्ष। क्या कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो लिया जाता है वो रेलेवेंट होता है? नहीं, वो रिलेवेंट नहीं होता है, वो इररिलेवेंट कहलाता है। क्यों इररिलेवेंट कहलाता है? तो ये बताया गया है हमें क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल के केस में। Object of the rule stated in section 23 subsection 1 of BSA is to prevent the extortion of confession by police officer who in order to gain credit by securing conviction can go to any length। इस केस में कहा गया कि पुलिस का ज़्यादातर ऑब्जेक्ट, मोटिव जो होता है वो अपने क्रेडिट को गेन करने के लिए कन्फेशन किसी भी तरीके से वो करवा सकता है। वो कुछ भी टॉर्चर करवा करके भी कन्फेशन को गेन कर सकता है। इस वजह से कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के समक्ष क्या होता है? वो इररिलेवेंट कहलाता है। बोलता है नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। कहता है कि किसी भी तरीके का कन्फेशन जो है जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने लिया गया वो प्रूव नहीं हो सकता है। वो क्यों प्रूव नहीं हो सकता है? तो वो इसलिए प्रूव नहीं हो सकता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर किसी भी हद तक जा सकते हैं उस कन्फेशन को करवाने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। हमने ये जाना कि किसी भी तरीके का कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने होता है वो रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन वो रेलेवेंट हो सकता है अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में लिया गया है तो वैसे कन्फेशन क्या होंगे? वैसे कन्फेशन रेलेवेंट कहलाएंगे। अब आते हैं इसके प्रोवाइजो की ओर, जो कहता है According to proviso to section 23 subsection 2, if any information has been given by accused during police custody, such part of the information may be proved on the basis of which any fact has been discovered। ठीक है, कहता है प्रोवाइजो इसका कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसको डिपोज करने के फर्दरेंस में डिस्कवरी हो रही है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। अगर आपने कोई
कन्फेशन किया है और उस कन्फेशन से कोई चीज़ डिस्कवरी हो रही है, तो वो डिस्कवरी क्या हो जाएगा, वो डिस्कवरी रेलेवेंट हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच डिस्कवरी। ठीक है, और ये किस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट पे बेस्ड है। अब इसका डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट का स्कोप क्या है, तो ये बताया गया है पुलकुरी कोटाया वर्सेस एम्पेरर 1947 के केस में। अंडर प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 ओनली सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एज इट डिस्टिंक्टिवली रिलेट टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। कहता है जब आप कन्फेशन करते हैं तो उसमें से जितना इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है उस डिस्कवरी का, सिर्फ उतना ही रेलेवेंट होगा। Fact discovered include not only the physical object but also include the place from where it is produced. Fact जो है सिर्फ फैक्ट से ये पता चल रहा है कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, सिर्फ वही रेलेवेंट नहीं होगा बल्कि जिस जगह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। एंड द नॉलेज ऑफ द एक्यूज एज टू इट्स एग्जिस्टेंस, और जो एक्यूज के पास नॉलेज था उस ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस का, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये प्रोवाइजो कहता है कि आपने कोई कन्फेशन किया है और वो कन्फेशन से किसी इंफॉर्मेशन या किसी डिस्कवरी का पता चलता है, तो वो इंफॉर्मेशन और वो डिस्कवरी क्या होगी, वो रेलेवेंट हो जाएगी। तो हमने सेक्शन 23 में पढ़ा कि सेक्शन 23 कहता है कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट रेलेवेंट, लेकिन ये रेलेवेंट हो सकता है अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया गया हो। और प्रोवाइजो में हमने पढ़ा कि अगर कोई कन्फेशन से कि डिस्कवरी का पता चल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24 की ओर। सेक्शन 24 कहता है कन्फेशन ऑफ प्रूफ्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। ये कन्फेशन क्या बात करता है, तो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड जो है उसके बारे में बात करता है। When more person than one are being tried jointly for the same offense, जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को ट्राई किया जाता है सेम ऑफेंस के लिए, जॉइंटली ट्रायल हो रहा है उनका, एंड अ कन्फेशन मेड बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, और वो कन्फेशन जो है किन्हीं एक लोग ने दिया है और वो उसको खुद भी अफेक्ट करता हो और जो बाकी लोग हैं उनके अगेंस्ट भी प्रूव हो रहा है, द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन, तो कोर्ट क्या करेगी, वैसे कन्फेशन को कंसीडर करेगी एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन, उस बाकी जो लोग हैं उनके विरुद्ध भी और जिस पर्सन ने कन्फेशन किया है उनके विरुद्ध भी। तो ऐसे कन्फेशन क्या होंगे, रेलेवेंट कहलाएंगे। ये सेक्शन बेसिकली कहता है कि कन्फेशन जो है किसी भी को एक्यूज के द्वारा किया गया तो बाकी जो एक्यूज होंगे उनके अगेंस्ट भी वो रेलेवेंट हो जाएगा और जो को एक्यूज ने जो कन्फेशन किया है उसके लिए भी वो रेलेवेंट होगा। तो ये था हमारा टॉपिक कन्फेशन का। थैंक यू एवरीवन।